अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, चीन की जानिब से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी खतरात को लेकर बयानात ने जहां एक तरफ सी पैक के मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए हैं, वहीं चीन के इन तहफ़्फ़ुज़ात ने मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत को भी नई मुश्किल में डाल दिया है। अहम बात यह है कि पिछले कुछ माह के दौरान चीन की पाकिस्तान में सरमाकारी और ख़ास तौर पर सी पैक के दूसरे फेज़ को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर राब्ताकारी हुई है। चीन ये वाजे कर चुका है कि वो सी पैक के नए फेज को शुरू करने के लिए तैयार है, मगर इसके साथ चीन बार बार मुल्क में सिक्योरिटी खतरात और सियासी अदम इस्तेहकाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, जिसके बाद कल पाकिस्तान की जानिब से चीन को मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास में सी पैक पर तमाम सियासी जमातों के एक पेज पर होने का पैगाम दिया गया। और आज चीन के सिक्योरिटी खदशात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रियासत की अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करने का फैसला किया गया और वज़ीर आज़म की जानिब से सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए पाक फौज को फंड्स की फराहमी की भरपूर यकीन दहानी करवाई गई। आज होने वाले एपिक्स कमेटी के इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत दीगर सियासी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत ने शिरकत की, जिसमें ज़राए के मुताबिक मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल समेत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद फूल प्रूफ बनाने से मुतल्लिक इक़दामात पर भी गौर किया गया। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि रियासत की अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। हर मामला मुसल्लह अफवाज पर छोड़ देना एक फाश गलती है। उम्मीद है सूबे दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे। गारंटी देता हूं, फौज को ऑपरेशंस के लिए जितने फंड्स दरकार हों वो फराहम किए जाएंगे। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत और बगैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये वो जाने, उनका काम जाने, और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बड़ी ज़िम्मा है। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है। दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। इसमें जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स सूबों की जिम्मेदारी हैं, और सिपा सलार को कहा कि जितने भी फंड्स आपको चाहिए हम हाजिर हैं। अगर अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है या जोग्राफियाई सरहदों को बचाने के लिए, तो ये अखराजात सूबे तो अदा नहीं कर रहे, ये सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट अखराजात अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए सूबों को भी किरदार अदा करने पर जोर दे रहे थे और ये वाज़ेह कर रहे थे कि पायदार तरक्की के लिए आइन और कानून पर अमलदारी ज़रूरी है। जबकि कल ही पाकिस्तान के दौरे पर आए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन और वज़ीर लियो चान चाओ ने भी पाकिस्तान को ये वाज़ेह पैगाम दिया था कि मुआशी तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान में सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट सिक्योरिटी खतरात है। Security threats are the main hazards disturbing CPEC cooperation. As people often say, confidence is more precious than gold. In case of Pakistan, the primary factor shaking the confidence of Chinese investors is the security situation. Without security, the business environment cannot really improve, which may in turn undermine the development in the long run. चीनी वजीर के इस बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सी पैक से मुतालिक इंटेलिजेंस नाकामी करार दे रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने आज कौमी असम्बली से खिताब में इस मामले पर आर्मी चीफ से फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुतालबा किया। ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपैक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए। इंटेलिजेंस इदारों को वहां पे उनको कटड़े में खड़ा करें और उनसे पूछें, हुकूमत पूछे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछे, एयर चीफ पूछे, नेवल चीफ पूछे, सारे उनसे पूछें, जॉइंट चीफ उनसे पूछें कि भैया ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान चीनी बाशिंदों के खिलाफ होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात को इंटेलिजेंस की नाकामी करार देकर तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे, जिसके जवाब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में उमर अयूब को याद दिलाया कि चीनी वर्कर्स के खिलाफ ताज़ा तरीन 6 वाक़यात में से 5 वाक़यात PTI की हुकूमत के दौर में पेश आए, इसलिए PTI अपने गिरबान में झांके। एहसन इकबाल ने इन वाक़यात की फहरिस्त गिनवाते हुए लिखा कि नवंबर 2018 को कराची में चीनी काउंसलेट पर हमला हुआ, अप्रैल 2021 को कोयटा में चीनी सफ़ीर को निशाना बनाने के लिए खुदकुश हमला किया गया, जुलाई 2021 को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया जिसमें 9 वर्कर्स हलाक हुए, अगस्त 2021 को गवादर में चीनी वर्कर्स पर हमला हुआ, जबकि अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला हुआ। ये सारे वाक़यात PTI दौर में पेश आए, जबकि पिछले 2 साल के दौरान भी चीनी वर्कर्स के खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी है, जिस पर चीन मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। रवां साल 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स और 1 पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हुए। इसी तरह 20 मार्च को गवादर में पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। मुल्क में CPEC को लेकर सिक्योरिटी सूरत हाल के अलावा IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाया गया टैक्स से भरपूर बजट वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर नून लीग की सियासत के लिए मुश्किल का बाइस बना हुआ है। अपोजिशन तो इस बजट को यकसर मुस्तरद कर चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मगर अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने पिछले 2 रोज़ से कौमी असम्बली में बजट पर बहस का जो टोकन बॉयकॉट कर रखा था, वो बॉयकॉट पीपल्स पार्टी ने आज खत्म कर दिया है। आज 2 रोज़ की ताख़ीर के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली बजट बहस का हिस्सा बने और बजट में मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ की मुखालिफत की, जबकि कल हमारे प्रोग्राम में रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने यह भी कहा था कि हालात संगीन हैं, हुकूमत मामले को हल्का ना ले, मौजूदा सूरत हाल में वफाकी बजट मंजूर नहीं हो सकता। ताहम हुकूमती वज़रा का दावा है कि हुकूमत बजट की मंजूरी से पहले अपने सारे इत्तेहादियों को बजट पर कायल कर लेगी। इस हवाले से कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कमेटी की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए थे, जिसमें ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ गिले शिकवों का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने बजट के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाने पर पीपल्स पार्टी से शिकवा करते हुए कहा कि PDM हुकूमत के दौरान भी आपने बजट के मौके पर सैलाब फंड को इशू बना लिया था। बजट तैयार करते वक्त बुनियादी निकात से वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया था। इसके बावजूद बजट पेश किए जाने के बाद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात मुनासिब नहीं थे। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से शिकवा किया कि आप हमें इत्तेहादी समझते हैं मगर हमें एतमाद में नहीं लेते। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म, स्पीकर समेत तमाम अहम मामलात पर नून लीग का साथ दिया। हम अब भी साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। ऐवान के बाहर पीपल्स पार्टी और नून लीग में बजट को लेकर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, तो वहीं कौमी असम्बली में बजट पर बहस आज तीसरे रोज़ भी जारी रही और आज ऐवान से खिताब में MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क का 78,000 अरब का कर्ज उतारने के लिए कुछ दिलचस्प तजावीज़ सामने रखी। इस मुल्क में आपको माशी इमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए। 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, अवाम से। उससे पहले ज़रा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें, प्राइवेट वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल जिनके पास जब ये रिटायर होते हैं तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो वो मिलती हैं, 50-50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें। बजट पर जारी बहस, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, CPEC के मुस्तकबिल पर उठते सवालात समेत दीगर मामलात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने को है और जो बयानात चीन की जानिब से आ रहे हैं सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ख़तरात को लेकर और जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, सबसे पहले तो राना साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कितने संगीन ये मामलात हैं और रियासत और हुकूमत के लिए इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी सूरत हाल? नहीं, देखें, सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो, और ख़ास तौर पे जब से जो है ये अफ़गानिस्तान साइड से सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो हैं वो दरपेश हैं और ये एक लंबा अरसा है। इस अरसे को तकरीबन पिछले आप 30-40 साल से देख रहे हैं, तो ये एक चैलेंज तो है।
और हर वक्त में ये चैलेंज एक अपनी नई नोयत के हिसाब से जो है वो पाकिस्तान को दरपेश रहा है। और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और पाकिस्तान की जो मसल्ह अफवाज हैं जो कि पाकिस्तान के दफ़ा की ज़िम्मेदार हैं, तो उन्होंने हर दौर में ही इस चैलेंज को जो है वो बड़ी कामयाबी से, बड़ी डेडिकेशन से जो है वो फेस भी किया है और इसको रिज़ॉल्व भी किया है और मुल्क का दिफा किया है। तो अब भी चैलेंज तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से इस बात पे कादर हैं, एक कम्पिटेंट हैं कि वो इस इशू को बहुत अच्छे तरीके से बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी दिलेरी बहादुरी के साथ फेस भी कर रही हैं। आए दिन आप देखते हैं कि हमारे जवान, हमारे अफसर जो है वो जामे शहादत भी नोश कर रहे हैं और जो दहशतगर्द हैं उनको भी जहन्नम वासिल कर रहे हैं। तो ये चैलेंज है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चैलेंज जो है वो कोई ऐसा नहीं है राना सनाउल्लाह साहब, कल को कोई जो है वो कोई हमें इसमें कोई दिक्कत पेश आए। इसको वेल्थ मेंटेन किया जा रहा है। अच्छा राना साहब, अब चीनी वज़ीर ने जो बात की है और चीन की जानिब से जो बयानात सामने आए हैं पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ख़तरात को लेकर, और कहा गया है कि पाकिस्तान में सरमाकारी में सबसे बड़ी रुकावट सिक्योरिटी ख़तरात हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सी वफूद की सतह पर मुलाकातें भी हुई हैं, चीन की डिमांड क्या है, चीन के मुतालिबात क्या हैं इस तमाम तर मामले को लेकर? देखें, चीन हमारा एक दोस्त हमसाया मुल्क है, बल्कि उनके जो जज्बात हैं हमारे लिए और उनका जिस किस्म का हमारे साथ एक लगाव है, हमारे साथ जैसा उनका तल्लक है, तो दोस्ती का लफ्ज़ जो है वो उसके लिए जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा। तो वो हर तरह से जो है वो पाकिस्तान की मदद चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं और उनका कोई मुतालबा नहीं है। लेकिन जो उनके वर्कर्स या उनके लोग जो यहाँ पे आके पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत जो है, तो ये उनकी ख्वाहिश जो है, ये कोई मुतालबा तो नहीं है। ये तो एक बड़ी नेचुरल बात है, फितरी बात है और इसका हमें उनसे ज़्यादा एहसास है और इस बारे में कोई कसर उठा नहीं रखी जा रही। जो भी इंतज़ामात, जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो हमेशा से लिए जाते रहे हैं, आज भी लिए जा रहे हैं और आइंदा भी जो है वो उनका ख्याल रखा जाएगा। इसी सिलसिले में राना साहब, और ये मैं नहीं समझता कि हमें ये उनके मुतालबा के तौर पे लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है कि उनका हम जो है वो उनकी हिफाजत करें। आप खुद भी वफाकी वज़ीर दाखिला रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं वो वजारत दाखिला भी उनके पास है, चेयरमैन PCB भी हैं, वो इतने मामलात को लेकर वो चल रहे हैं, और क्या वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपनी वजारत दाखिला की वजारत को? साथ में वो चेयरमैन PCB भी हैं, क्रिकेट के मामलात भी उन्होंने देखने, इतना बर्डन उन्होंने एक तो खुद लिया हुआ है, उन पर डाला गया है। ये कितना अजीब सा मामला है कि कितना ज़रूरी है कि सिर्फ एक वज़ीर हो जिसके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री हो। सिक्योरिटी चैलेंजेस आपके सामने, इतने वाक़यात आए दिन होते हैं, तो वज़ारत दाखिला एक ज़ाते खुद एक जॉब है। बहरहाल इसका जवाब जो है मैं समझता हूँ कि अगर मोहसिन नकवी साहब से लिया जाए तो ही इज़ द राइट मैन फॉर दिस क्वेश्चन। मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो जो भी कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी कैबिनेट के लोग जो हैं बशमूल मेरे, हम सब उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला जो सिक्योरिटी के चैलेंज हैं तो उनको इंशाअल्लाह ताला जो है नबर्दा आज़मा उनसे हुआ जाएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको किसी तरह से भी कोई। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब या सिर्फ चेयरमैन PCB रहे हैं और ECB क्रिकेट के मामला देखें, या फिर वजारत दाखिला और फिर सारे इंटीरियर मिनिस्ट्री जो भी चैलेंजेस है उस पर काबू पाने में अपने इम्प्लीमेंट करें कोशिशें? जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो एक काफ़ी चैलेंजिंग और मसरूफ़ डिवीज़न है और इसके ऊपर
वक्त देना पड़ता है। तो बाकी जो चेयरमैन पीसीबी है वो अब उनका शौक़ है, वहाँ पे भी मामला जो है वो आपके सामने, वहाँ पे भी चैलेंजेस दरपेश हैं, तो बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं। बजट पर बात कर लेते हैं। बजट पर बहस भी जारी है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई है। जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको आप लीड कर रहे हैं, मुलाकातें भी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। गिले शिकवे भी सुनने में आ रहा है कि दूर हो गए हैं। आप तो सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि क्या गिले शिकवे थे और क्या मुतमईन है, सब अच्छा है की रिपोर्ट है? जी, पहली बात तो ये है कि गिले शिकवे दूर हो गए हैं। हमने कल भी मीटिंग की है, उसके बाद आने वाले कल यानी संडे को भी हम वो मीटिंग जो है वो कर रहे हैं, और कोई ऐसे कोई बुनियादी मुतालबात नहीं थे जो रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं और हमारे एमएनए एमपीज़ के काम होते हैं। बजट के मौके के ऊपर डेवलपमेंट फ़ंड्स का एक इशू होता है, हर किसी की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है, फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी कम है, वो इशू गवर्नमेंट लेवल पे भी दरपेश है। फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं तो वहाँ पे भी दरपेश है, इनफरादी तौर पे हल्का लेवल पे भी है। तो फिर हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपने ज़िले, अपने हल्के के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है वो हासिल करे। तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों का भी इसी तरह के मुतालबात अपने इलाके, अपने हल्के, अपने लोगों के लिए जो थे, और वो बिल्कुल जायज़ मुतालबात थे। हमारे अपने लोगों के भी ऐसे ही मुतालबात हैं। तो उनके ऊपर कंसल्टेशन के बाद जो रिकमेंडेशंस हमने मुरतब की है, तो उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो तमाम इशू जो यानी बजट पास हो जाएगा, गिले शिकवे दूर हो गए, आपको यकीन है? जी, इंशाअल्लाह पास हो जाएगा। अच्छा, माजी में भी हमने देखा, पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ, बजट जब आया तो सैलाब फंड को लेकर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इस दफ़ा जब बजट पास होने को है तो पीपल्स पार्टी की जानिब से फिर से तहफ़्फ़ुज़ात का सामना किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात का सामना हो। ये हमेशा ऐसा क्यों हो जाता है? पीपल्स पार्टी एकदम आखिरी स्टेज से पहले क्यों ये बावर कराती है, अहम मौके पर क्यों एतराज़ कर देती है, जिससे ये फील आता है कि पीपल्स पार्टी पब्लिक के साथ है और हुकूमत अकेली खड़ी? नहीं, दरअसल ये समझने की बात है, ये ऐसा ही होगा और हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये जिन मैंने डिमांड्स का, मुतालबात का ज़िक्र किया, ये जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी इसी मौके के ऊपर जो है वो इज़हार करते हैं, वो भी इसी मौके के ऊपर उनके साथ भी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, उनके भी इसी मौके के ऊपर जो है वो मुतालबात भी होते हैं, गुस्सा गिला भी होता है कि जी मुझे पिछले साल ये नहीं दिया गया, वादा किया गया था, उसके बाद फिर तो राना साहब, ये बजट से पहले जब तजावीज़ होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, उस वक्त मेरे ज़िले का ख्याल नहीं, बाद में क्यों ये मीडिया पे क्यों बात सामने आती है? अगर आप देखें उस वक्त भी ये डिस्कशन होती हैं, उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट तजावीज़ फ़ाइनल करती है और उसे एक डॉक्यूमेंट की सूरत में असम्बली में पेश करती है, तो फिर जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो उन सामने चीज़ों के आने के बाद भी, क्योंकि हर किसी का फिर 100% तो पूरा नहीं हुआ होता, तो फिर उस वक्त भी गिला शिकवा मुतालबा होता है कि जनाब ये आपने वादा किया था, ये नहीं किया, ये आपने इतना वादा किया था, ये कम किया है। तो ये एक ऐसा मौका है कि इस मौके के ऊपर तमाम जो मुअज़्ज़ज़ मेंबराने पार्लियामेंट हैं, क्योंकि उनके हलकों के से मुतल्लिक़ मामलात होते हैं, उनके कंसर्न्स होते हैं, उनके ऊपर उनके वोटर्स का, लोगों का प्रेशर होता है, तो इसलिए ये एक फितरी बात है। ये तो हमेशा ऐसा होता रहा है और आइंदा भी ऐसा ही होगा। और इस मौके के ऊपर जो है ये मुतालबात, ये डिस्कशन, ये गिले शिकवे जो हैं, इनको फेस करना जो है वो गवर्नमेंट का या फाइनेंस डिवीज़न का जो है वो ये उसकी ज़िम्मेदारी। राना साहब, आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर का इंटरव्यू यकीनन आपने देखा होगा। वो क्या बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब की नवाज शरीफ से रब्ता हुआ। हम वो बयान एक दफ़ा सुना देते हैं ताकि आप भी सुन लें और फिर हम इस पर बात भी करते हैं, रद्द अमल भी लेते हैं। आई कैन बी वेरी 100% श्योर अबाउट इट कि मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी और
आई एम नॉट श्योर कि उनकी मुलाकात, बट हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। उनको कहा गया था कि जी हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे नवंबर 2022 में, और ये सारा बिल्कुल क्लियर था कमिटमेंट किसने दी जुबैर साहब? एक्सटेंशन, भाई कमिटमेंट तो जाहिर सी बात है, कोई मैं तो नहीं दे सकता था ना, या कोई तलाल चौधरी तो नहीं दे सकता था, नवाज शरीफ टॉप लीडरशिप ने कमिटमेंट दी थी। जी राना साहब। नहीं, ये बात जो है वो उनकी सिर्फ अंदाज़ों और कैफ़ों के ऊपर जो है वो मबनी है। वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा ख्याल है कि जी मुलाकातें हो गई होंगी। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि उनका ख्याल गलत है। कोई मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से तो नहीं हुई। बाकी जो हमारी लीडरशिप है यहाँ, तो जुबैर साहब फिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? तो जिन दिनों में बहरहाल आप ये तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने इस मौके को क्यों मुनासिब समझा है ये बयान देने का। हालांकि उन दिनों में जब ये इस किस्म की बातें होती रही तो वो डिनाई करते रहे हैं और वो खुद कहते रहे कि नहीं जी ये बात गलत है। आज वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा अंदाज़ा है कि मुलाकात भी हुई होगी और कमिटमेंट भी दी होगी। राना सनाउल्लाह साहब, ये जुबैर साहब अब साबिक रहनुमा हैं, लेकिन ये बड़े करीबी थे, ये तर्जुमान थे नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के तर्जुमान थे, और उन्होंने बारहा ये भी कहा है कि उनके इख्तलाफात ज़्यादा शहबाज शरीफ नहीं कोई इतने करीबी भी नहीं थे। बस ठीक है, पार्टी में जिस तरह से लोग होते हैं उस तरह से वो थे, लेकिन कोई ऐसा मामला भी नहीं है। क्योंकि आप देखें ना, वो अपने बयान में वो खुद ही कह रहे हैं, या तो कहते हैं कि जी मुलाकात हुई है, वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरा अंदाज़ा है कि मुलाकात हुई होगी, मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने कमिटमेंट की होगी। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ना मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब की हुई, ना उन्होंने कोई कमिटमेंट दी। जो पाकिस्तान में हमारी लीडरशिप थी वो मिलती रही है। जिन दिनों में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, क्योंकि हमें ये ख़दशा था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है वो डैमेज ना किया जाए, तो उस वक्त इमरान खान साहब भी जोर लगा रहे थे उनको, इस्टेब्लिशमेंट को, कि जी आप मेरी मदद करें। तो अब तो इस बयान के बाद, जुबैर साहब के बयान के बाद, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया मोहम्मद जुबैर के इस बयान पर। ये तो ऐसे ही चाय की प्याली में जो है वो तूफान लाने वाली बात है। इस बयान में कौन सी ऐसी बात है जी कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए? और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा कोई अमल करेगी, क्योंकि इस बयान की तो कोई अहमियत ही नहीं है। एक आदमी अपने अंदाजे से बात कर रहा है और इन्होंने जनाब उसको उठा के तो सही। एक और अहम मामले पर बात करनी है राना साहब। हमें याद है कुछ अर्सा पहले आपकी हमारी इसी प्रोग्राम में बात हो रही थी, तो आपने इमरान खान की रिहाई से मुतालिक भी बात की थी और कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और हमने देखा कि आपकी जानिब से मुज़ाकरात होने के भी बयानात सामने आए। अब कल अली मोहम्मद खान साहब भी हमसे बात कर रहे थे और वो भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात की बात हो रही है लेकिन कोई एंगेज नहीं कर रहा मुज़ाकरात आप लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। ऐसा क्यों है? उन्होंने तो महमूद खान अचकज़ई को नामजद कर दिया है, आपकी तरफ से कौन है? देखें, महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ हमारा राब्ता पहले भी था, आज भी है, और अगर वो महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर उनका एतमाद रहा तो ये बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन मुझे तो ख़तरा ये है कि वो किसी दिन जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार ना कर दें। बाकी मुज़ाकरात की जो बात है, देखें, मैं एक सियासी कारकुन के नाते और एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में मैं तो बिल्कुल ये बात मैं इससे पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ। लेकिन राना साहब, अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं और सबसे पहले जो मुतालबात उन्होंने रखे हुए हैं कि असीरान की रिहाई हो, और वो तो कहते हैं कि हमारे बानी पीटीआई को रिहा किया जाए सबसे पहले, तो ऐसी शराइत सामने आएंगी तो फिर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या मुज़ाकरात इस बेस पर आगे चल सकेंगे, असीरान की रिहाई? नहीं, मुज़ाकरात जो है वो शराइत पे नहीं होते।
मुज़ाकरात जो है वो अनकंडीशनल होते हैं। यही बातें तो मुज़ाकरात में बैठ के करनी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें पहले हल हो जाए तो फिर मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, आप लोगों के दौर में तो वो वज़ीर आज़म भी रहे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने पार्टी एक नई बनाने का ऐलान कर दिया है। इस पार्टी का, इस सियासी पार्टी का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें जी, मैं बिल्कुल उनका बेहद एहतराम करता हूँ और मैं ज़ाती तौर पे मैंने जिस तरह से उनको जाना है, जिस तरह से उनके साथ मिलते रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े बेहतर और जो है वो कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि वो जमात में रहते, हमारे साथ रहते, लेकिन बहरहाल ये उनका आईनी हक है अगर वो जमात बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है, ये मेरी बात उनसे भी हुई है, मेरे ख़्याल में फ़िलहाल पाकिस्तान में एक नई पार्टी की गुंजाइश नहीं है। पहले ही को पता नहीं कोई 250 के करीब पार्टीज़ हैं, कोई 187 या 188 का नंबर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि जिसमें कोई नई पार्टी इमर्ज हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर आज़म के मुशीर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। पिछले एक साल से शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की सरबराही में जिस नई सियासी जमात की तश्कील की कयास आराइयाँ हो रही थीं, बिल आखिर उस जमात के लॉन्च का ऐलान कर दिया गया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन से पहले जो रहनुमा दूसरों को मनाते नजर आए और पार्टी की लॉन्चिंग में जल्दी पर जोर देते रहे, अब वही सियासी रहनुमा यानी मुस्तफ़ा नवाज खोखर इस नई जमात से गायब हो गए हैं। जुमेरात को इस नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान की तश्कील के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें आवाम को पाकिस्तान में करप्शन, महंगाई, गैस और बिजली की महंगी कीमतों, सिफारिशी कल्चर समेत दीगर अहम मसाइल पर सवालात उठाते देखा गया। और अब ये इतलात हैं कि इस नई पार्टी की बाकायदा लॉन्चिंग तकरीब 6 या 7 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी, जिसके लिए 17 अरकान पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी तश्कील दी गई है। लेकिन अहम बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के करीबी साथी और नई पार्टी की तश्कील के लिए सबसे ज़्यादा वोकल नजर आने वाले रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जो 1 साल से ज़ायद अरसे से री इमेजिन पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान की गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के मसाइल पर सेमिनार्स का इनेकाद कर रहे थे, वो अब पार्टी की लॉन्चिंग पर नई पार्टी में नहीं है, जिसकी वजह उन्होंने 1 हफ्ते पहले कुछ ऐसे बताई। मैंने तो अभी फिलहाल ये फैसला किया है और मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि मेरा जो मुकदमा था दोस्तों के सामने वो यही था कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वो जुलाई में अनाउंस करने जा रहे हैं, मैं फिलहाल उनके साथ इसमें शामिल नहीं हूँगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और ये जो तूफ़ान गुजर रहे हैं इस वक्त मुल्क की सियासत में, इन तूफ़ानों के थमने का इंतज़ार करना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने फिलहाल इस नई सियासी जमात में शामिल ना होने का फैसला किया है, यानी अपनी अपनी जमात से नाराज़ होकर री इमेजिन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने वाले रहनुमा अब आपस में नाराज़ नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने फिलहाल पार्टी में शामिल ना होने की वजह बताते हुए कहा कि उन्हें अपने इंतखाबी हल्के से ये मशवरा मिला है कि ये दिन नई पार्टी के लॉन्च के लिए ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल पार्टी के क़याम में जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर ही थे जो पिछले 1 साल के दौरान पार्टी के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते रहे। पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, एक गुंजाइश हम समझते हैं मौजूद है, उस पे ऊपर मुशावरत जारी है और अगर हम किसी एक नतीजे पर पहुंच गए। मुशावरत से क्या मुराद है? हम सारे इत्तेफाक कर रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं बताएंगे। नहीं, कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ दोस्तों को। शाहिद साहब कायल हुआ? असल सवाल आजकल मार्केट में यही चल रहा है। असल तो शाहिद साहब का ही कायल होना है। कोई कह देता है कि जी कि ये अभी मौका नहीं है, तो मैं फिर कहता हूं कि जनाब मौका कब है। फिर कोई कह देता है कि ये तो अब जल्दबाजी कर रहे हैं, मैं कहता हूं अच्छा फिर और वक्त, ये जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, क्या इससे खतरनाक कर्ब वाला वक्त कोई आ सकता है? हम क्या तवक्को रखें कि आप कब तक अपनी पार्टी जो है वो बना सकेंगे?
बस देखते हैं इसी महीने इंशाल्लाह सितंबर खत्म हो गया है, अक्टूबर शुरू हो गया है, तो शायद हो सकता है इसी महीने इंशाल्लाह। आने वाले इंतखाबात से कबल आप पार्टी का ऐलान कर देंगे? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से पहले करना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर इस नई सियासी जमात का फिलहाल हिस्सा क्यों नहीं बन रहे, और शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की नई पार्टी क्या वाकई अवामी मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है, और क्या नई जमात में शामिल होने वाले सियासी रहनुमा किसी उसूल की बुनियाद पर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या ये अपनी जमात से एडजस्टमेंट ना होने पर नाराज रहनुमाओं का प्लेटफॉर्म है। इस पर और दीगर अहम सवालात पर बात करेंगे पार्टी के बानी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब। आप सेक्रेटरी तंजीम कमेटी अवाम पाकिस्तान हैं। सबसे पहले तो आपको इस नई सियासी जमात पर बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन आप तो 3 रहनुमाओं ने एक साथ ये सफ़र शुरू किया था। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहाँ गए? वो तो आपके साथ थ्रू आउट इस सफ़र में शरीक रहे, लेकिन इस अहम मौके पर वो आपसे कुछ फासला इख्तियार कर गए हैं, और आप क्या समझते हैं उनके पार्टी में शामिल होने की क्या वजह है, क्यों नहीं शामिल हुए वो? शुक्रिया मुबश्शिर साहब। देखिए, जब हमने ये पार्टी री इमेजिनिंग पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो उस वक्त भी लोग कहते थे कि आप सियासी पार्टी बना रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम सियासी पार्टी नहीं बना रहे, हम सियासी बात कर रहे हैं लोगों से। और हमने शहर शहर जाके पाकिस्तान में लोगों से बात की और ख़ास तौर पर लोगों की बात सुनी। और उसके बाद एक वक्त ऐसा था जो मुस्तफ़ा भाई कह रहे थे कि पार्टी बनाओ इलेक्शन से पहले, लेकिन शायद अब्बासी साहब समझते थे कि इलेक्शन से पहले इतना वक्त नहीं है कि हम पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे जल्दी में। और हमको कोई पीछे से गैबी मदद तो थी नहीं कि हम एक दिन में पार्टी रजिस्ट्रेशन हो जाए, दूसरे दिन लोग मिल जाएं। हमको तो खुद करना था सब चीज़ें, तो हम नहीं कर पाए। अब इलेक्शंस हो गए तो मुस्तफ़ा भाई का अभी ख्याल है कि इस वक्त जो है वो सियासी मैदान में उतरना ठीक नहीं है, कुछ अरसा और रुक जाएं। जबकि शाहिद भाई और मैं सोच रहे हैं कि सियासी मैदान में अब उतर जाना चाहिए, क्योंकि हमको कुछ वक्त लगेगा, 1-8 साल लगेगा पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने में, 1-2 साल लगेंगे। तो इंशाल्लाह 2-3 साल में जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं तब तक हम उसके लिए तैयार हो जाएं। तो मुस्तफ़ा भाई बिल्कुल नाराज़ नहीं है, ना हमारी फॉर दैट मैटर ना हमारी मुस्लिम लीग से कोई नाराज़गी है। हमारी सोच मुख्तलिफ मुस्लिम लीग लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर के लिए शाहिद खाकान अब्बासी के लिए वो रुक गए थे। उन्होंने एग्री कर लिया था कि थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी भी थोड़ा इंतज़ार कर लेते। उन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया, और वो जो कह रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सा वेट कर लेते आप लोग। नहीं, अगर हमें आइडिया होता कि जैसे 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना लेट करना होता तो ज़ाहिर रुक जाते। मुस्तफ़ा मेरा भाई है, छोटा भाई है मेरा, और हम कोई एक दूसरे से नाराज़ नहीं है। अभी एक दूसरे के घर में आना जाना है, खाना साथ खाना है। लेकिन ये कि अभी मुस्तफ़ा भाई का इस वक्त जो है वो इरादा नहीं बन रहा था। तो वो तो तूफ़ानों के थमने के इंतज़ार की बात कर रहे हैं। कौन से तूफ़ान थे जिनके थमने का वो इंतज़ार कर रहे थे? और थोड़ा सा आप भी इधर से कोऑपरेट कर लेते, सपोर्ट कर लेते, ताकि मिल के आप तीनों एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आते। मेरे भाई, हम सियासी लोग हैं। हम मुस्तफ़ा इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी एंड टू शाहिद भाई। मुस्तफ़ा अगर थोड़ी देर से आना चाहता है तो थोड़ी देर से भी आ जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। हम अपनी ऑर्गेनाइजिंग तो शुरू कर देना। मतलब हमें गिलगित से लेकर कराची तक पाकिस्तान के अंदर ये पार्टी को लेकर जाना है। उसकी ऑर्गेनाइजेशनल वो करनी है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिवीजन्स हैं, यूनियन काउंसिलें हैं, कहाँ तो आपको लगता है मुस्तफ़ा नवाज खोखर आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे आपको जल्द? मुझे लगता है, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जी। या ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ नाराज़गी, या फिर वो किसी मेन स्ट्रीम पार्टी से ही सियासत करने में दिलचस्पी रखते हैं? शिर भाई, आप पता नहीं क्यों बार बार नाराज़गी, ना मुस्तफ़ा ने कभी नाराज़गी का कहा है ना मैंने कहा है, कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन सर, आप हर जगह नजर आते थे ना, वो तो सेमिनार्स करते थे, जगह जगह नजर आते थे, और अचानक वो जब सामने नहीं आए तो हम सबके ज़हनों में सवाल तो फिर पैदा होना है ना। लेकिन हमने तो काफ़ी अर्से पहले से मुस्तफ़ा ने कहा हुआ है कि मैं नहीं अभी समझता हूँ कि वक्त आ गया है। मैं समझता हूँ और शाहिद भाई समझते हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे साथ लोग हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं, खालिद डॉक्टर तारिक बनूरी साहब हमारे साथ हैं, मेहताब अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, जावेद अब्बासी साहब हैं, ज़हीम कादरी साहब हैं, राना ज़ाहिद तौसीफ़ हैं, शेख सलाउद्दीन हैं, मुइज़ जाफ़री साहब हैं, तो और बहुत सारी हमारे यंग लोग हमारे साथ हैं। तो हम बहुत सारे लोग समझते हैं जिसको भी कभी आना है वो तो पार्टी में आ सकता है। पार्टी के दरवाजे तो खुले हैं हर वक्त। सही। अभी आपका आखिरी दफ़ा रब्ता कब हुआ है मुस्तफ़ा नवाज खोखर से? बस ईद के दिन फ़ोन किया था, ईद की मुबारकबाद देने। तो उन्होंने पार्टी लॉन्च होने पर यकीनन मुबारकबाद दी है या नहीं दी? पार्टी, उसको पता है कि लॉन्च हो रही है। अभी पार्टी 6 तारीख को लॉन्च होगी, 5 तारीख की रात को उसके घर पे खाना भी खाऊंगा मैं। सही। अच्छा, ये कहिएगा, अवाम पाकिस्तान एक सियासी जमात के तौर पर लॉन्च की जा रही है, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सिर्फ अपनी अपनी जमातों से नाराज रहनुमाई इकट्ठे होंगे, या कुछ नए नामवर नाम भी सामने आएंगे?
भाई मैं और शाहिद अब्बासी बिल्कुल मुस्लिम लीग से नाराज़ नहीं हैं। मियाँ साहब हमारे बड़े हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बड़े वज़ेदार और अच्छा आदमी हैं। हमारी सिर्फ मेरी और मुस्लिम लीग की माशी पॉलिसी के आइडियाज़ में बहुत फ़र्क है। मैंने इकनॉमिक्स में पीएचडी कराया, तो माशी पॉलिसी के बारे में मुझे बहुत मेरा इट्स क्लोज टू माई हार्ट। शाहिद भाई की भी और मुस्लिम लीग की सियासी राहें मुख्तलिफ हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं या हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते। आज भी मुस्लिम लीग में बहुत सारे लोग हैं, सादिक साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, जो मेरे भाइयों की तरह हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, जिन्होंने बड़ी मेंटरिंग करी है मेरी मुस्लिम लीग में, और मैं ज़िंदगी भर इनका एहसानमंद हूँ। शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ का भी हूँ कि इन्होंने इतना मुझे मौका दिया। तो ये ऐसी बात नहीं है कि किसी से नाराज़गी है, ना हम नाराज़ लोगों की कोई पार्टी है। हमारी एक सोच है, हमारी एक सोच है कि पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान जो कि 1994 तक 1995 तक जनूबी एशिया में सबसे अमीर मुल्क होता था, आज जनूबी एशिया के अंदर अफगानिस्तान के अलावा सबसे पीछे रह रहा है। तो ऐसी क्या हमारी हुक्मरानी गलत है कि जिसकी वजह से ये हो गया? तो पहले हमको ये एडमिट करना पड़ेगा कि हमारा निज़ाम फरसूदा है, हमारी हुक्मरानी ठीक नहीं है। हमने ये मुल्क सिर्फ अशराफिया और उनके बच्चों के लिए बनाया हुआ है और मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे। तो ये जब तक नहीं देंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप लोगों को अमीर नहीं करेंगे, मुल्क अमीर नहीं होता। अच्छा, और नज़रियाती तौर पर जिस सोच की आप बात करें, जो आप लोगों की एक विजन है आपका, कौन सी सियासी जमात से आप लोगों का वो विजन मैच करता है, आपको क्या लगता है? और आने वाले वक्त में हमने हमेशा देखा सियासी इत्तेहाद भी होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी से आप लोग इत्तेहाद करेंगे या नून लीग से इत्तेहाद करेंगे या पीटीआई से आने वाले वक्त में? मेरे भाई अभी तो दुकान नहीं खुली, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सेल कितने की लगाओगे। गुजारिश मेरी ये है कि देखें, अगर किसी पार्टी से हमारा 100% या 80% या 90% भी एग्रीमेंट होता तो हम वो पार्टी ज्वाइन कर लेते। अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारी पार्टी में मेरे दोस्त हैं और सब पार्टियों ने मुझे ऑफ़र करी थी, सेनेट की सीटें भी ऑफ़र की थी। तो हमने ये और हम अगर मैं और शाहिद भाई मुस्लिम लीग में होते तो दोनों वज़ीर होते आज। तो हमने तो खुद ये चूज़ किया है कि नहीं, हमको हमारी सियासत करनी है। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क ने हमारे ऊपर बड़े एहसान फरमाए हैं, और आज अगर हमारी कुछ शौहरत है, हमारा कुछ नाम है या हमारा कुछ शऊर है, तो वो बात हमें करनी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ता इस्माइल साहब, सेक्रेटरी तंजीमी कमेटी अवाम पाकिस्तान, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद क्रिकेट पर बात होगी। वेलकम बैक। टी20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी और वर्ल्ड कप के दौरान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के बड़ी सर्जरी के बयान के बाद ये कयास आराइयाँ जा रही थीं कि वर्ल्ड कप के बाद टीम और मैनेजमेंट में बड़ी उखाड़ पिछाड़ होगी, खिलाड़ियों का एहतसाब होगा और कई लोगों को ओहदों की कुर्बानी देना पड़ेगी। मगर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि वर्ल्ड कप से शर्मनाक अंदाज में बाहर होने के बाद भी बड़े ओहदों पर विराजमान बड़े नाम अपने ओहदों पर फाइज रहेंगे। रोजनामा जंग में शाया सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी की खबर के मुताबिक पीसीबी के एक अहम ओहदेदार ने चेयरमैन पीसीबी के सर्जरी से मुतालिक बयान को भी मीडिया की इख्तरा करार दे दिया है, जिनके मुताबिक टीम को लेकर अहम फैसले तो किए जाएंगे मगर बड़ी सर्जरी जैसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा ये खबरें भी हैं कि सिलेक्शन कमेटी के सबसे अहम रुकन वहाब रियाज को ओहदे से बरतरफ करने के बजाय उन्हें मजीद तरक्की दी जाएगी। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद टीम में किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद है या मामला जूं के तूं ही रहेंगे? इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, कहा जा रहा था जब वर्ल्ड कप में हमें अमेरिका से पहले शिकस्त हुई, उसके बाद भारत से शिकस्त हुई, तो सर्जरी का जिक्र किया जा रहा था कि सर्जरी की जाएगी, लेकिन ना ऐसा कुछ हो रहा है और ये भी बयानात और ये बातें सामने आ रही हैं कि ऐसी बात हुई नहीं है। तो क्या फिर अहम फैसले एक्सपेक्ट करें अवाम? देखिए मुबशिर, वर्ल्ड कप में जो तबाही हुई वो तो खैर अभी हम उसका जिक्र करते हैं। मुझे ये मेरा जहन ये कह रहा था कि शायद हम इन गलतियों से सीखेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए कुछ अच्छे फैसले करेंगे। आज पाकिस्तान शाहीन्स का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान शाहीन्स वो टीम है जिस तरह माजी में पाकिस्तान ए टीम होती थी जिसमें अपकमिंग प्लेयर्स होते थे और वो फिर फ्यूचर टैलेंट होता था जो पाकिस्तान टीम में आता था। आज जो ऑस्ट्रेलिया में डार्विन में एक सीरीज हो रही है उसके लिए जो पाकिस्तान शाहीन्स का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें 35 साल के उमर अमीन सिलेक्ट हुए हैं जिनका 2010 में टेस्ट डेब्यू हुआ था इंग्लैंड में। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात कहां जा रहे हैं। बिल्कुल ये जो आपने सर्जरी वाली बात की, मैंने भी क्रिकेट बोर्ड के एक अफसर से पूछने की कोशिश की कि भाई वहां तो एनेस्थेसिया सुंघा दिया गया, मरीज बेहोश पड़ा है, तो सर्जरी कब स्टार्ट होगी? उन्होंने कहा कि नहीं, ये मीडिया के जहन की इख्तरा थी
मीडिया सर्जरी का लफ्ज लेकर आया। चेयरमैन साहब ने कभी मुंह से सर्जरी का लफ्ज नहीं कहा, ना सर्जरी करने चाहते हैं। हाँ, हम सख्त फैसले करेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट तो वो क्या भट्टी साहब क्या फैसले होंगे, वो क्या सख्त फैसले हैं? क्योंकि चेयरमैन पीसीबी तो कह रहे थे जब पाकिस्तान की टीम पहले भी हार रही थी वर्ल्ड कप से पहले कि कुछ देर दें और वर्ल्ड कप के बाद हम देखेंगे, लेकिन अमली तौर पे कोई इकदामात भी अभी तक नजर नहीं आ रहे। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक भी वहीं पर हैं बातें। वहाब रियाज का कहा जा रहा है कि मजीद कोई सीनियर ओहदा दे दिया जाएगा उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के मामलात हैं मुबशिर। मेरा ख्याल ये वो कार्ड है तब्दीलियों का जो मोहसिन नकवी साहब ने अपने सीने से लगा के रखा हुआ है। उनके अलावा शायद अभी तक किसी को पता नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ लेके जाना है। बाबर आजम कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। वहाब रियाज, आज जिस तरह मैंने कहा कि एक प्री सीजन कैंप भी अनाउंस हुआ जिसके लिए सरफराज अहमद और दीगर प्लेयर अनाउंस हुए, वो वहाब रियाज और उनकी सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किया है। तो इसका मतलब है कि वहाब रियाज, जो हमें भी इत्तलात मिल रही हैं, कि तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे। देखें, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम बुरा खेली, टूर्नामेंट से बाहर हो गई। न्यूजीलैंड की टीम भी बाहर हुई, श्रीलंका की टीम भी बाहर हो गई। मुबशिर, इतनी भयानक कहानियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम और क्रिकेटर से रिलेटेड कि शायद बहुत सारी कहानियां हम मीडिया पर बयान नहीं कर सकते, और जो मीडिया पर कहानियां आई हैं वो शायद लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि जब पाकिस्तान टीम डैलस में थी, एक फंक्शन का कार्ड सोशल मीडिया पे देखा जिसकी बाद में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने तस्दीक की कि हाँ वाकई वो पाकिस्तान टीम का कार्ड है। उस कार्ड पर लिखा हुआ था कि अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से मिलना चाहते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवाना चाहते हैं या सेल्फी बनाना चाहते हैं, तो $25 अदा करें इस फंक्शन में जाने का और डिनर में शिरकत करने का। तो $25 में आपकी ये ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। तो मतलब पाकिस्तान की टीम, जिसके एक कैटेगरी के प्लेयर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को 55 से 60 लाख रुपए महीने के मिलते हैं, वो $25 के लिए क्या इस किस्म के ऐसी मिसालें खुसूसी तौर पर वर्ल्ड कप में सुपर 8 क्वालिफाई करने के बाद हमने देखा दीगर टीमें भी बाहर जा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, लेकिन क्या ऐसी और भी मिसालें हैं कि कोई और टीमें ऐसे इवेंट्स में जा रही हैं? ये तो अनाउंस्ड इवेंट था, हमने देखा कि ना कर्फ्यू लगा हुआ है, टाइम का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, प्लेयर्स रात को घूम फिर के वापस आ रहे थे, तो कोई निज़ाम नहीं नज़र आया। और साथ में इसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि माहौल के बारे में भी ज़रा बताइएगा, क्या खबरें हैं, माहौल कैसा रहा है इस दौरान? हमने देखा मोहम्मद आमिर भी अपना ट्रेनर साथ ले गए, गैरी कर्स्टन का बयान आपके सामने है, जो ज़राए से सामने आई ये बात कि वो कह रहे थे कि कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आया। ये होता क्या रहा है इस T20 वर्ल्ड कप के कुछ दिनों में? देखें, जो आपका आखिरी नुक्ता था वो मैं पहले बयान करता हूं गैरी कर्स्टन का। मीडिया के हमारे कुछ दोस्त इस चीज को रिपोर्ट करते रहे कि गैरी कर्स्टन ने ऐसा नहीं कहा, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात की तस्दीक कर रहा हूं कि जो रिपोर्ट हुआ वो लफ्ज ब लफ्ज सही था। ड्रेसिंग रूम में गैरी कर्स्टन ने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो हमने ईद वाले दिन सारा दिन जियो न्यूज पर टॉप स्टोरी रही, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसका जिक्र होता रहा, अखबारात जब 2 दिन बाद आए ईद की तातीलात के बाद उसमें भी जिक्र हुआ। मोहम्मद आमिर, बिल्कुल भाई, मोहम्मद आमिर रॉजर फेडरर नहीं है। क्रिकेट जो है ये टीम गेम है, इसमें इंडिविजुअल नहीं अपना ट्रेनर ले जा सकता। 14 खिलाड़ियों को एक साउथ अफ्रीकन ट्रेनर ट्रेनिंग करवा रहा था। मोहम्मद आमिर अपना पर्सनल ट्रेनर आयरलैंड भी लेकर गए, इंग्लैंड भी लेकर गए और अमेरिका भी लेकर गए। ये मिसालें भी। और माहौल का मुबशिर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान टीम माजी में भी ग्रुपिंग रही है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो जब ग्राउंड में जाते थे आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते थे। ये करंट टीम जो थी, इसमें 2 ग्रुप्स जो थे, सीनियर प्लेयर्स के 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप एक तरफ था, एक ग्रुप एक तरफ था। तीसरा ग्रुप उन जूनियर प्लेयर्स का था जो इन दोनों ग्रुप्स के रहमो करम पर था कि हम पाकिस्तान टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और ये बात भी मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम के 2 चोटी के प्लेयर्स जिनमें सिर्फ प्रोफेशनल टॉकिंग टर्म्स थे, वैसे दोनों में बातचीत नहीं है। और ये मामलात कब खराब हुए? जब कप्तानी के इश्यूज को क्रिकेट बोर्ड ने रेज किया, कभी एक कप्तान ला रहे हैं, कभी दूसरे को बना रहे हैं, कभी पहले को ला रहे हैं।
यहां से टीम जो है वो डिवाइड हो गई और टीम आप बाबर और शाहीन की बात कर रहे हैं। शुरू हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाबर और शाहीन की बात कर रहा हूं कि ये मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने ना माजी में कुछ सीखा है, ना इस वक्त हम देख रहे हैं, और सब अपना ही सोचे जा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट है जो कि तनज़ुली की तरफ जाए जा रही है। सबके सामने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।